एक और सरप्राइज देना चाहता हूं। पिछली बार आपने देखा मेरे साथ, मैंने आपको एक सरप्राइज दिया और एक गेस्ट को बुलाया जो न महाभारत में था, जो न शक्तिमान में था। लेकिन आज मैं जिसको बुलाना चाहता हूं वो अपने आप में एक शख्सियत है। उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी एक ऐसा समा बांधा है, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया है कि उनका खुद का नाम कहीं गायब हो गया और लोग उनको उनके अपनाए हुए जामे में जानते हैं उसको। जी हाँ, मैं आप अगर हिंट दूं तो पिछली बार मैंने आपको जिस शख्स से बुलाया था उन्होंने महमूद साहब से अपनी आइडेंटिटी ले ली थी। ये एक और कैरेक्टर है जिन्होंने एक बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर हमारे इंडस्ट्री के, मैं उनको सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के एनर्जेटिक एक्टर मानता आया हूं, देव साहब। आप समझ गए होंगे। मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जिन्होंने मेरे शक्तिमान में काम करने के बाद में मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुकेश जी आपकी सीरियल में काम करके मेरे को आज तक लोग देव साहब का नाम लेके बुलाते थे, अभी मुझे नवरंगी चोर के नाम से बुलाते थे। जी हाँ, पेश करने जा रहा हूं मैं आपके सामने नवरंगी चोर को। तो पेश किया जाए किशोर नवरंगी चोर को, हाजिर किया जा रहा है। मुकेश जी सर, शक्तिमान एवरग्रीन शक्तिमान मुकेश जी। आओ। हेलो मुकेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, दोनों साथ में। हाथ नहीं, कोरोना के पीरियड में नमस्कार, सोशल डिस्टेंस, ये अरे ये और ये भी करना पड़ता ये है। और एक बात बता दूं मैं तुमको जी। कि मुझे नहीं पता कि तुमको मैं देव साहब कहूं या नवरंगी चोर कहूं। मैं आया था देव बन के, और जब मैंने यहाँ पर इस प्रोडक्शन में मैंने एंट्री ली, आपने मुझे देव साहब से नवरंगी चोर बना दिया। तो बैठिए नवरंगी चोर जी, बैठिए। एकदम बात शुरू करते हैं। सो किशोर, तुम भी बहुत इस इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने शख्स हो। तुम जिस प्रोफेशन में गए हो जिसका नाम है, इसको मैं क्या, इसको मैं मिमिक्री दूं नाम, तुमको प्रोफेशन को मिमिक्री आर्टिस्ट बोलना चाहोगे? जो शुरुआत होनी होती है। नहीं सर, दिस इज नॉट मिमिक्री। मिमिक्री अलग होती है, किसी की आवाजें निकालना। तो तुम उसमें नहीं। मैं उसमें नहीं हूँ। मैं उसी की बात में लाना चाहता कि अगर तुमको याद होगा मेरे जमाने में, मुझे याद, उस जमाने में दो लोग बहुत मशहूर थे, एक जॉनी विस्की और एक पता नहीं, मुझे मुश्किल से नाम याद आया, लंबे पतले से होते थे, दिलीप दत्त। यस सर, क्योंकि आप लोगों के स्टॉलवर्ड्स टाइप थे। और जॉनी विस्की ने तो मेरे साथ एक फिल्म की जिसका नाम था धोनी करके, तो उस वक्त वो लोग ही मिमिक्री करते थे, अलग अलग आवाजें निकालना, वो करना। तो तुम जिसमें आते हो वो डुप्लीकेट्स में आते हो या मिमिक्री आर्टिस्ट हो? सर ये जॉनी, तुमने तो प्रोफेशन डुप्लीकेट पूरा ले लिया दिलीप देवानंद साहब का। जी। तो इसमें क्या फर्क है? तो डुप्लीकेट्स और मिमिक्री आर्टिस्ट में क्या? सर मिमिक्री वाले जो होते हैं वो क्या है, सब लोगों की नकल करते हैं, स्टेज के ऊपर आवाज निकालते हैं। जॉनी वॉकर साहब की, सब जॉनी विस्की और दिलीप दत्त साहब, ये तो बहुत मेरे से सीनियर थे। बहुत सीनियर। मैं तो उस वक्त बच्चा था, मैं उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नया आया था। जी। और कॉपी करना, डुप्लीकेट हालांकि वो शब्द मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लुक लाइक, डुप्लीकेट, ये मुझे शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बेसिकली आई एम एक्टर, क्योंकि मैंने थिएटर भी किया है। तो मुझे किसी ने बताया, जब कटी पतंग रिलीज हुई थी हाथ मेरे साथी, जब राजेश खन्ना वो सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार हिंदुस्तान का, तो मैं स्कूल में पढ़ता था। तो मुझे किसी ने कहा कि 8-6 साल का होगा सर मैं, उसने बोला कि तुम्हारी शक्ल जो है, जॉनी मेरा नाम में एक हीरो है देवानंद, उससे बहुत मिलती है। ये किसने कहा? ये एक लड़के ने, स्टूडेंट जो मेरे साथ, हाँ उस वक्त कटी पतंग, क्योंकि राजेश खन्ना को सब लोग जानते थे और अपना मैं जानता था वो जितेंद्र थे, क्योंकि मैंने कारवां देखी। मैंने कहा देवानंद कौन है? बोले जॉनी मेरा नाम का हीरो है। पता ही नहीं, नाम ही नहीं मालूम। मैं क्या बात कर रहे हो? 5-6 साल की, जिसकी तुमने पूरी जिंदगी भर, जिसकी तुमने पता ही नहीं था। अरे वाह, क्या बात है। फिर तो उसने वो गोली मेरे को खिला दी।
कि तुम देवानंद लगते हो। अब मैंने कहा देवानंद साहब कौन है साहब, तो पता चला पिक्चर रिलीज हुई है ये गुलिस्तान हमारा। ओके सर उस वक्त पिक्चर देखना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। तुम्हारे घर में लोग? हाँ हम लोग गुजराती लोग हैं, गुजराती फैमिली। फादर नहीं लाइक करते होंगे? हाँ वो बिजनेसमैन। ओके गुजराती लोग बिजनेसमैन ही होते हैं। पहले माहौल भी सर इसी तरह का था, मेरे घर में क्या हर किसी घर में पिक्चर देखना बहुत बड़ा, तो और पैसे भी इतने मिलते नहीं थे, 5-10 पैसे तो मिलते थे। तो वैकेशन हुआ मैं मामा के घर पे चला गया पालघर, वहां पता चला ये गुलिस्तान हमारा लगी है और देवानंद साहब की फिल्म है। मैंने मामा के लड़के को कहा यार ये फिल्म देखी है, देवानंद साहब की फिल्म देखी। चलो गए, पहली बार मैंने ये गुलिस्तान हमारा देखी और बाहर निकला लगा कि मैं देखते हो कल मिलती है, हालांकि 7-8 साल की उम्र थी या 10 साल की थी, बस उस वक्त की बात कर रहे हो, छोटे थे एकदम छोटा। मैं स्कूल में 4th क्लास में था। वही मैं तुमसे पूछ रहा था, तुम करते क्या, तुम पढ़ रहे थे स्कूल में? मैं पढ़ रहा था। और तुमको कहा गया कि तुम्हारी शक्ल मिलती देव साहब से? यही मेरा सवाल था तुमसे कि ये तुमने जो अपनाया है देव साहब का पूरा जामा कहूंगा मैं इसको, तुमने पूरा जामा पहन लिया, वो इसलिए कि तुम्हारी शक्ल मिलती थी या तुमको एक्टर? अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी शक्ल उसमें रिजेम्बलेंस है, वो रिजेम्बलेंस की वजह से तुम बन गया। और मैं फिर मुझे ज्वेलरी भी मेरे भाई ने दिखाई, उसके बाद मैं आईने के सामने से खड़ा हो गया, बटन बंद किया, रुमाल बांधा, गर्दन हिलाई। 50 साल हो गए, आज भी गर्दन हिलाई। आज भी तुम खड़े ऐसे कर रहे थे, मैंने कहा सीधे नहीं खड़े होते। बट ये बात बता दूं आपको कि इसका मतलब है कि तुम स्कूल के मतलब तुमने कभी बिजनेस में कभी गई नहीं, स्कूल से सीधा तुम इसी लाइन में घुस गए, काम मिला तुमको, तुमने क्या स्टेज पे काम करना शुरू? हाँ सर, 5वीं तक मैं यहाँ पढ़ा, अपना ये 4th क्लास तक। उसके बाद मैं स्कूल में चला गया 5वीं से 10वीं तक, और मैंने उस वक्त स्ट्रगल शुरू कर दिया। स्ट्रगल ऑफ व्हाट? फिल्मों में। अच्छा तुमने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया कि यार एक्टर बनना है। स्टेज स्कूल में किया कुछ? स्कूल में हाँ ड्रामा वगैरह में करता था, छोटे वो स्कूल के ड्रामा होते थे, छोटे 2-4 ड्रामा मैंने किए थे। और ये स्टूडियो वो स्टूडियो, ये डायरेक्टर वो, स्ट्रगल किया? बहुत 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 स्ट्रगल। हर कोई मुझसे एंटरटेन करता था। क्या उम्र थी? 14-15 साल। और पढ़ रहे थे साथ में? हाँ, और पढ़ाई साथ में क्या होता है, और लेकिन चुपके फिल्में भी देखना है। फादर का बिजनेस, लेकिन पिक्चर देखने जाना है, पता नहीं चलना चाहिए डैडी को। और फिर मैंने शो शुरू कर दिए, उस वक्त रैकॉर्ड डांस होते थे, HMV के रैकॉर्ड होते थे, उसको रैकॉर्ड डांस बोलते हैं आजकल, जो सीडी पे रिकॉर्ड बना के डांस नाचते थे लोग, वो गोल गोल घूमने वाला, वही। तो उसमें ड्रेसेस देवानंद साहब जैसे सिलवा के। और किसी ने तुमको ट्रेन किया या तुमने खुद अपने? नहीं सर, किसी ने ट्रेन नहीं। और जैसे तो तुमने तो देवानंद की ज्यादा पिक्चर जो देखी, मैंने ज्यादा तक 4-5 फिल्में। उसके बाद उसमें तुमने मैनरिज्म सब पकड़ लिया? बस उसी में मैंने पकड़ लिया। 2-3 फिल्में देखी होंगी, एक गुलिस्तान हमारा, जॉनी मेरा नाम, ज्योति, ये 3 या 4। जॉनी मेरा नाम बोलते बड़े इनकी मेन तो वो तुमने देखी, उसके बाद तुमने उनके मैनरिज्म्स पकड़ लिए? बस वो पकड़ लिया। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि स्टेज पे मैंने देखा कि कुछ लोग गाने पे कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कोई राजेश खन्ना की कर रहा है, कोई मनोज कुमार की कर रहा है। ये अच्छा है, मैं देव साहब की करूँगा। एक आध ड्रेस सिलाया था मैंने, जैसे बताया पैसे तो होते नहीं थे, किसी तरह से एक आध ड्रेस मैंने सिला लिया था। कोई बुलाता था तो उसमें बहुत सारे राजेश खन्ना का डुप्लीकेट, हाँ बहुत सारे रहते थे। कोई मिथुन का कर रहा है, कोई मनोज कुमार का कर रहा है, कोई शम्मी। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि मिमिक्री से ज्यादा फेमस हो गए थे डुप्लीकेट। मिमिक्री को मैं आज के हिसाब से अगर कहूँ तो उनको मैं कहूँगा स्टैंड इन कॉमेडी, जैसे स्टैंडिंग, अब स्टैंड अप हो गया, खड़े हाँ वही तो, अब आजकल स्टैंड अप, स्टैंडिंग कॉमेडी। तो उस जमाने में जैसे मुझे याद है जॉनी मिस्की को, मैं दिलीप दत्त को भी आई टू एंजॉय, पर वो जोक सुना, वो जोक नहीं, जैसे जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें ये पूरी जमात निकली डुप्लीकेट्स। देव साहब की निकली, मैं समझता हूँ अमिताभ बच्चन की निकली, शशि कपूर की निकली, मिठुन की निकली। और तुमको पता है कि इस पूरे डुप्लीकेट्स को हमने एक फिल्म में इस्तेमाल किया है, जिसमें तुमने मेरे भाई साहब की फिल्म अर्धा गंगू अर्धा गोंदिया, यस सर, उसमें आपने सबको आप लेकर आए थे, सबको लेकर आए थे। वो एक गाना है, वो गाना मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ। मेरी भाई साहब की फिल्म जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, अर्धा गंगू अर्धा गोंदिया, जिसमें जिन्होंने मतलब ये ऐसे देवानंद के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन एक गाना था जिसमें हमारा जो गोविंदा का डुप्लीकेट है
उसमें हीरो भी गोविंदा का डुप्लीकेट। तो वो उसके कैंपेनिंग के लिए मैं पॉलिटिशियन बनता हूँ और फिर हम लोग बोलते हैं कि कैंपेनिंग करने के लिए सबको बुलाओ, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको। तो इनके साथ में मुझे याद है अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट, सनी देओल, नाना पाटेकर, सनी देओल, और उसके बीच में एक गाना पिक्चर है इसके, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है इसके, कमाल का वो गाना हुआ था। उसमें सब अपने अपने स्टाइल में गाना गाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए उस गाने को। ऐका मंडळी पुरे झाला वाद, मर्दगडी आपला आहे वसतात. हे ऐका मंडळी पुरे झाला वाद, मर्दगडी आपला आहे वसतात. त्याहून निवडून कीत निवडून याला हक्काची मागाया दाद. याहो निवडून कीत निवडून याला हक्काची मागाया दाद. उमेदवार आपला आहे भला, बापूरावाला करील ढिल्ला. उमेदवार आपला आहे भला, बापूरावाला करील ढिल्ला. कशाला करायची कुठं फिर्याद, मर्दगडी आपला आहे वसतात. कशाला करायची कुठं फिर्याद, मर्दगडी आपला आहे वसतात. त्याहून निवडून कीत निवडून याला हक्काची मागाया दाद. त्याहो निवडून कीत निवडून याला हक्काची मागाया दाद. व्हाट अ सॉन्ग. और मैं इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि मराठी फिल्मों में तुम्हें मराठी तो शायद आती थी। नहीं तो हमने दोनों ने मिलकर उसमें मराठी बोली है। एक सीन है क्योंकि मैं वहां पर एज ए फाइनेंसर बैठा रहता है और ये दोस्त है हीरो का और लेकर आता है कि हमको पैसे लगेंगे, फिल्म अधूरी है, तो एक वो सीन भी देख लेते हैं, वो सीन भी दिखा देता हूँ। जी जी, आम्हाला माहितच होतं तुम्ही जिंकून येणार. अरे मग सीट मागे घ्यायची होती ना. फुकटचे 5 लाख मिळाले असते ना. बापूरावच्या ब्लड प्रेशर वाढवायची गरज होती का? मग झटका लागला असता आणि बापुरांचं बरं वाईट काय झालं असतं मग. ते गेल्यानंतर त्याच्या 2 बायका कोण सांभाळणार? आम्ही राम भाऊ नाही काय तुका म्हणे स्पष्ट काय ते बोला. आता बस बस तो बस. तुम्ही जिंकलात ना तेव्हा मी हार घेऊन येणारच होतो, पण साहेब का त्यावेळी गरमागरमी खूप होती, तर मी ह्यांना थांबवलं, नंतर जाऊ म्हणालो मी. होय साहेब, येताना मी हार घेऊनच येणार होतो, पण फुलवालाची एक पण दुकान उघडी नव्हती. वाटतंय फुलवालाच्या कोणीतरी मेला. असू द्या राजा भाऊ, राम भाऊ, काय करायचं आयांचं? अहो माफ करून टाका. टाका बाप करून. तुका म्हणे आला आज घ्या त्याला काय. महेश बाबू, तुमच्याकडे बघून आम्ही फायनान्स देऊ. धन्यवाद साहेब. किती लागतील? साहेब कमीत कमी 15 लाख तरी लागतील. मग रिलीजचे पण होऊन जाणार. होय साहेब, होय. हिरो कोण? आपला हा गोंद्या. आणि हिरोईन मंजू बाला. कुणाच्या बाला? नाही, हिचं नाव मंजूबाला साहेब. मंजू बाला. असं मधुबालाची कोण? साहेब मधुबालाची कोण नाही, हिचं नाव फक्त मंजूबाला. जी साहेब. मग आम्हाला पण एखादा रोल द्या की त्यात. आम्ही बी नाटकात काम केले ती. मग एक कशाला, चांगलं 3 सीन आहे ना. पण रोल चांगला पाहिजे. तुका म्हणे चांगलाच असणार काय. आणि मग आम्ही काय घोडं मारलं? साहेब तुम्ही आमच्याकडे गेस्ट आर्टिस्ट म्हणून काम करायचं. पण आमची एक अट आहे. ती कसली साहेब? अहो सिनेमामध्ये गणपतीचं गाणं पाहिजे. बिलकुल. बापूरावची गणपतीवर लई श्रद्धा आहे. आम्ही फक्त गाण्यातच काम करू. फक्त गाण्यातच. म्हणतात ना पाहुणं कलाकार. तो ये था, मुझे तो मराठी आती नहीं थी, पर हम लोग ने दोनों ने मैनेज किया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा किशोर जी सर, कि तुम्हारा जो इमेज है जी,
जैसे देव साहब का कितने सालों से जिए तुम? और मुझे लगता है 50 ईयर। 50 years। यस सर। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ जूनियर महमूद जी का करते थे। वो बहुत ही मेरे से सीनियर। आपसे सीनियर? बहुत ज्यादा सीनियर। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है। अरे तो जूनियर वो भी यहाँ बैठ के उनको पूरी बातें, क्योंकि वो आपको बताना चाहिए मराठी फिल्म की हमारी जिसमें हमने काम किया था डायरेक्टर। तो उनकी जिंदगी के बारे में मैंने काफी बातें की। उसमें एक बात सुनने में मुझे मिली थी कि मैंने उनके फोटोग्राफ्स भी देखे, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजे। वो बोलते थे कि जितने पोस्टर्स शायद किसी एक्टर के नहीं बने, उस जमाने में पोस्टर्स बड़े बड़े, तो उसमें वो महमूद साहब के कंधे कमर पे बैठा हुआ है और फिर गाना, फिर नाचना, फिर किसी का वो करना, बहुत सारे पोस्टरों में काम करता था। उसको बहुत प्रोमिनेंस मिलता था, बोला क्या इतना प्रोमिनेंस शायद किसी और एक्टर को नहीं मिला होगा। उस वक्त तो बहुत बड़ा स्टार जूनियर में, और आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। खैर तुम्हारा दोस्त है, पर मैं एक बात उसमें से निकालना चाहता हूँ कि उसमें उसने मुझे कहा था, मैंने कहा कि तुमको, उन्होंने मुझे पूरी घटना सुनाई कैसे महमूद साहब के पास में गया, कैसे उन्होंने मेरे को बोला कौन है, किधर है, बोला उसको, सामने आके खड़ा हुआ, वो भी छोटा सा और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके गया। तो तुम्हारे बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जो मैंने सुना भी है शायद तुम्हारे मुंह से, कि महमूद साहब बहुत लाइक करते थे उसको। अच्छा, उस किताब ने इतना अच्छा कहा, अबे ऐसा कर तू जल्दी। हाँ बहुत करते थे। पर तुम्हारे मुंह से सुना है मैंने शायद कि देव साहब जब तुमको मिलते थे तो वो मारने को दौड़ते थे। बस सही है? नहीं सर, गलत है। मुझसे बहुत प्यार करते थे। जी जी। जब दिल रिलीज हुई, और दिल तो किस तरह से मिली तो बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली दिल में तो मैं कुछ, मेरा रोल तो था नहीं। 20% इंदु रानी साहब, माधुरी दीक्षित। जी जी। मैं तो एक्चुअली क्राउड में खड़ा था, क्राउड में से मुझे इंदु रानी साहब ने निकाला था और पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो उसके बाद मुझे देव साहब ने बुलाया था, मुझे किसी ने मैसेज दिया, एक नारी पंजाबी करके था, उसने कहा देव साहब तुमको याद कर रहे हैं। खीरा नगर में। उसके पहले कभी नहीं मिले? नहीं, देव साहब ने मिला था 1-2 बार। जब मिले शूटिंग वूटिंग देखी थी? शूटिंग, हाँ, स्वामी दादा की मैंने शूटिंग देखी थी। और उनके घर पे मैंने खड़े होकर देखी हो तो उनके साथ उनको पता नहीं, उनको पता भी नहीं था। फिर लेकिन देव साहब के घर के मैंने काफी चक्कर काटे थे। मैं साइकिल से जाता था योगेश्वरी से उनके घर, और 5 बजे मैं वहाँ 5-5:30 बजे पहुँच जाता था। हालांकि ऐसा जंगल था, इतना डरावना। वो रहते थे जू के एकदम चंदन टॉकीज के पीछे। चंदन टॉकी के पीछे भाई, तीनों भाई वही रहते। जी। तो उस वक्त एक बार मुलाकात हुई थी देव साहब से। जैसे अच्छी तरह से मिले? हाँ, अपने गाड़ी लेके बाहर निकले और मैं भी देवानंद, वो भी देवानंद, और ड्राइवर हम दोनों को देख रहा है। थोड़ा सा कांच खोला, यस। मैंने कहा सर, मुझे मनोज देसाई साहब ने भेजा है। मनोज जरा दोस्त है। यस। मैंने कहा सर, आपकी फिल्म में काम करना है। देखो इस वक्त ना तुम छोटे हो ना तुम बड़े हो, हम तुमको क्या कहें, बोल इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद मिलो, हम आपको काम देंगे। ओके, थैंक यू, बाय। निकल गए। कमाल की एनर्जी थी मुझे, मैं कबूल करना चाहूंगा, मैंने इनसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर थे। और उनकी बहुत सी कहानियां सुनी मैंने। मतलब पेंटल एक्टर जो हमारे थे, वो सुनाते थे, मुकेश हम शूटिंग कर रहे थे, पहाड़ के ऊपर गुजारना था और ये डायरेक्टर, हम लोग चल रहे थे पहाड़ के ऊपर, हाँ करके ये ठिंग 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 चले, कमान। हम लोगों ने हाथ थे, फिर चढ़ते, फिर ऊपर चढ़ते, कमान। क्या एनर्जी लेवल था उस इंसान। यस सर, ये अमजद भाई ने भी मुझे बताया था ये लूट मार के वहाँ पे 5 बजे उठ के और पहाड़ चढ़ जाते थे। कमान यंग मैन, कमान। और हम लोग ऐसे, और ये देव साहब एक सांस में चढ़ जाते थे। ये बात कमाल की माननी पड़ेगी, उनके अंदर सबसे बड़ी बात थी जो उनकी एनर्जी। क्योंकि देव साहब ने ये कहा था कि उम्र आदमी की वो होती है जो आदमी सोचता है। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं 26 का हूँ तो मैं 26 का हूँ। मैं मेंटली सोच के ऊपर मैं इसको थोड़ा बदल के बोलता हूँ। मैं कई बार बोल भी चुका हूँ अपने इंटरव्यूज में, मैंने कहा कि एज कुछ नहीं होती, एज नंबर्स। यू आर व्हाट योर एज इज व्हाट यू लुक। आपकी उम्र वो होती जो आप दिखते, आपके चेहरे पे। सही। बाकी आप 70 के हो या 25 के हो, आपकी शक्ल दिख रही है 70 की और आप 25 की। सो इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो कमिंग बैक टू देव साहब को तूने स्टार्ट किया और तूने उसको एकदम आई थिंक घोट के घुट्टी में बुला के पी गए, और तुम इतना कुछ करते थे, कभी तुम्हें शर्म महसूस नहीं हुई कि तुम किसी और एक्टर की तुम कॉपी कर रहे? नहीं सर, बिल्कुल। उस वक्त इतना माइंड में नहीं आता था ना। उस वक्त तो ये था काम मिल रहा है। हालांकि 15-17 साल तो मैंने स्ट्रगल किया, तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं मिला।
सर मैंने सबसे पहले फिल्म अगर तो की तुम थी, शुक्रगुजार हो देव साहब का, देव साहब का और इंदु रानी साहब का। इंदु रानी का तो पिक्चर मिली, लेकिन देव साहब ने तुमको जो दिया आई थिंक किसी ने और नहीं। किसी ने आज जो कुछ पहचान मिली है, आज मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ सर। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी 5 स्टार होटल में देख पाऊंगा, अंदर जा पाऊंगा, कभी मैं फ्लाइट में बैठ पाऊंगा, कभी मैं एयरपोर्ट भी देखूंगा। आज सर मेरे 8 पासपोर्ट भर चुके हैं। क्या बात है, तुम तो मैं सुनता हूं पूरे वर्ल्ड में शो करने जाते पूरे हो। वर्ल्ड में शो करता हूँ। कौन लेके जाता है? ये वहाँ के जॉनी बिस्की भी मैंने सुना कि शो अरेंज करते थे। मैं तो उनके एक बार हॉलैंड में गया था। जी जी, अरे सर मैं हॉलैंड भी में था आपके साथ, आपके साथ ही था मैं हॉलैंड में। हॉलैंड में फाल्गुनी पाठक थी उसमें। एक घटना मुझे याद आ रही है किशोर जी, ये हॉलैंड का अलग फंक्शन था, पर एक अमेरिका में हमने एक शो किया। तुम थे 92 उसमें में सर। 92 में। उसमें अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट ये भी थे, मैं भी था, और आई थिंक शत्रु साहब थे, और वो कौन सी अन्नू कपूर थे, और कौन आने वाला था उसमें वो जो अम्मा दे अम्मा क्या कौन हीरोइन, अम्मा देख हाँ देख वो हीरोइन कौन है जिसकी अमिताभ बच्चन ही गाना गाते जिसके लिए अम्मा दे किस दे दे वो गाना, किमी काटकर वो शायद नहीं आई थी, चांदनी आई थी। हाँ। पर लेकिन मैं कहानी क्यों बताना चाहता हूँ कि सरदार का कोई शो था। मुझे याद है हम लोगों का पूरा अमेरिका का टूर था। यहाँ से निकली शिकागो से, लॉस एंजलिस से शिकागो, और करते करते मैं मान गया था। हमने रंग मंदिर यहाँ पर जाके वहाँ पर हमने वो भी किया था, रिहर्सल। तो वहाँ मैंने देखा अनु कपूर को। मैंने बोला क्या करा, बोला ये एंकरिंग करने वाला था। पहला शो हुआ तो पता लगा कि जब वो बीच में एंकरिंग कर रहा है तो एंकरिंग साहब आते हैं स्टेज, बात करते हैं पब्लिक से, फिर आगे बुलाते हैं। ये साहब नहीं आए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, माफी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा भी न लगे। ये स्टेज के विंग में से अनाउंसमेंट, अब आपके सामने जो है वो जूनियर आने वाला है, या आपके सामने सुमित सहगल या मुकेश खन्ना किया। मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये एंकरिंग के लिए आ क्यों नहीं रहे? बोला मुकेश जी मैं की करा। मैंने कहा क्यों है? बोला वो कहता है कि अगर मैं बार बार आऊंगा तो मेरी एंट्री का क्या होगा? याद है मुझे सर। तो बोला, तो सुमित मेरे पास आया, मुकेश तुम एक काम करो ना, तुम एंकरिंग करना शुरू करो। यार मैंने कोई जिंदगी में एंकरिंग नहीं की। बोलता नहीं प्लीज करो। तो फिर मैं उसकी अच्छी बात से मांगी, फिर मैंने नेक्स्ट शो मैंने संभाला। मैं आता था बिगिनिंग में बोलता था, फिर मैं इसको बोला सर मुझे और वो शो उठ गया। यस सर, मुझे एक चीज और याद है। जी बताओ। सब आर्टिस्ट अड़ गए थे कि हम लोग दूसरा शो नहीं करेंगे जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। और वो ऑर्गेनाइजर हमको लेके गए थे पद्मा खन्ना जी और उनके हस्बैंड जगदीश हस्बैंड करते थे सिदाना। सब लोग अड़ गए कि हम लोग शो नहीं करेंगे जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। आपने सबको एक ही सजेशन दिया था, मैं आज तक भूला नहीं हूँ, कि भाई शो कर तो लो, एक बार शो हो जाएगा तो पैसों के लिए लड़ भी सकते हो। अगर शो ही नहीं करोगे तो पैसे के लिए लड़ोगे, टिकट के बारे में लोग कैसे आएंगे? और सब लोग तैयार हो गए। एक ये रीजन था, और एक दूसरा था कि मुझे याद है कि जब मैंने एंकरिंग किया ना, फिर मैं महाभारत के डायलॉग बोल देता था, वो शो उठ गया। और शो हालांकि 800-900 लोग बैठे थे, कि शो उठ गया और ये ऑर्गेनाइजर खड़ा हो गया। मुकेश जी बाकी के 5 और शो बाकी थे, तो मेरे को आके बोलता सर करते हैं 5। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट, और उन्होंने अल्टीमेटली फिर मेरी बात मान के उन्होंने शो ड्रॉप कर दिया, बाकी के 5 शो। फिर हम लोगों को कहा कि आप लोग हमारे बंगलों में रहो, फिर तुम लोग अपने बंगले में रहते, वो अपने उसके बंगले उनके बंगले में आर्टिस्ट होते। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, मुझे आप कोई होटल बुक करके दीजिए। मुझे एक मोटेल बुक करके दिया, और मैंने कहा मेरी टिकट बना दो। ये लोग को हफ्ते भर तुम लोग रुके, हम लोग सर एक महीना रुके। क्या बात है, 1 महीना हम लोग वही बंगले में थे। रियली? मैं निकल गया 2 दिन में। मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी आप मेरे लिए नेक्स्ट टिकट, मुश्किल से टिकट बन गई क्योंकि टिकट में एक्सकर्शन होता था 14 दिन के पहले कि आप टिकट नहीं बना सकते। एनीवे दैट वाज वन एक्सपीरियंस। ओके उसमें तुम हमारे साथ में थे, तो अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं एक पॉइंट पे आना चाहूंगा किशोर जी सर। ये तुम्हारा इतना बड़ा विकराल देव आनंद साहब का, तुम जहां भी जाते हो लोग तुम्हें बोलते हैं आ गया देव, आ गया जूनियर ये वो, और तुमने उसमें काफी कुछ कमाया, सब कुछ किया। बट एक सीरियल तुमने की मेरे साथ जिसका नाम है शक्तिमान, और तुमने मुझे आकर कहा एक बात मैं कभी भी नहीं भूलता, बोला मुकेश जी सर ये मुझे लोग देवानंद से बाहर नहीं निकालते, आपके इस में नवरंगी चोर करके लोग मुझे बोलने लगे अरे नवरंगी आ गया। बस सही है, बिल्कुल सही है सर। मुझे याद है मैं गुजराती फिल्म कर रहा था बड़ौदा में, और आपका फोन आया था। उस वक्त मोबाइल वगैरह थे नहीं। आपने कहा 1 दिन के लिए आ जाओ, सिर्फ 1 दिन का काम है। अब मैं जाऊं कैसे बॉम्बे? तो प्रोड्यूसर से मैंने वहां पे रिक्वेस्ट की, मुकेश भाई का फोन आया था। अच्छा ये भी याद है मुझे सर,
कि मैं चांदीवली में आपके साथ कोई शूटिंग कर रहा था, मतलब आपकी अलग शूटिंग थी, मेरी अलग शूटिंग थी, और आप बाहर बैठे थे। मैंने ऐसे ही बोले, मैंने कहा मुकेश जी कभी तो हम लोगों को याद कर लिया करो शक्तिमान के लिए, और आपका फोन आया, आप वो भूले नहीं वो चीज। मुझे इस बात की खुशी है कि आप वो भूले नहीं कि यार किशोर ने बोला था कभी तो याद करें, और आपका फोन आया। मैंने प्रोड्यूसर से कहा, प्रोड्यूसर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि गुजराती फिल्म का कभी बजट होता नहीं, उनका ट्रेन का भी बजट नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप फ्लाइट में जाइए और फ्लाइट से आइए, टिकट हम देते हैं, आप परसों आ जाइएगा। और मैंने आपको बोला सर मैं आ रहा हूँ, और फिर एक दिन का काम किया हम लोगों ने चांदीवली नवरंगी चोर का, और वो मतलब इतना स्टेब्लिश हो गया था कि आपने कहा कि अभी मैं आपको कंटिन्यूस कर रहा हूँ। तुम शक्तिमान के साथ लड़ रहे थे मेरे भाई, तुम एक छोटे से हाइट वाला आदमी के हाथ में मणि आ जाती है, और वो मणि को लेके बोलता है अब मैं तुमको दे मणि, बोलता है मैं मणि नहीं दूंगा, और मणि बोलते तो उड़ जाता है, और फिर पता आकाश में तुम और हम लड़ रहे हैं, शक्तिमान एक तरफ और तुम। क्या सीन हुआ था, क्या सीन, बहुत बड़ा। और पहले सीन में कमालिस्तान में आपने बोला किशोर मुझे इसमें देव साहब नहीं दिखने चाहिए, देव साहब नहीं चाहिए, मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मत करवाइए मुझे। क्या है किशोर, तुमको कास्टिंग ना करने के पीछे एक ही कारण होता है, यार वो देव साहब है, उसको कौन सा रोल देंगे। पर मुझे मानता कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम हमको स्टेज पे भी देख चुका हूँ, तुम अच्छे इंसान हो। देखो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे अंदर एक इंसानियत है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। बहुत तुम एकदम सही को सही बोलते हो, और एकदम साफ दिल के हो, साफ गोही हो। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ देव साहब ने, ये एक्टर भी है, तो इसीलिए तुमको मैंने मराठी फिल्म में भी तुमको फिर से बुलाया। तो वो एक बात तुम्हारी नवरंगी चोर, जिसमें तुम्हारा पूरा इमेज एक नया बना, पूरा चेंज हो गया सर। उसके बाद मैं जहां भी जाता था मुझे किसी ने देवानंद करके नहीं बुलाया, मुझे नवरंगी चोर करके बुलाते थे। अरे नवरंगी तेरी मणि कहाँ है, तेरी मणि कहाँ है। वो मणि इतनी फेमस, अच्छा लोगों को सही में लगता था कि ये मणि लेके आदमी उड़ सकता है। और मुझे लगता है 50-60 या उससे ज्यादा 50-60 अभी तक खींचे हम लोगों ने काफी आगे। और इनफैक्ट तुम अब तुम्हारा क्या था कि तुम मणि लेके अचानक चोरी करने जाते हो, गंगाधर के घर में घुस जाते हो, वहां पर तुमको मणि मिलती है, तुमको लगा कोई चीज है मालूम नहीं है, उसके बाद तुम्हारा काम करके तुम निकल जाते, शक्तिमान तुमको पकड़ेगा। लेकिन बाद में तुमको रखा गया, जयकौल से तुम मिले, फिर तुम एक छोटे हो जाते हो, तुमको याद है इतने अरे अभी देखा मैंने वो एपिसोड, अभी भी देखा, अभी चल रहा है दूरदर्शन के ऊपर। सो दैट became a very good performance without minus देव साहब। और मुझे इतना मजा आया है उस वक्त काम करके, इतना मजा आया। एक और कैरेक्टर याद है तुमको? जी सर। शायद तुम्हारे से पहले, जैसे मैं दिलीप दत्त की बात कर रहा हूँ, मैं एक शख्स को नहीं भूलता, तुम तो बाद में आए देव साहब के डुप्लीकेट बनकर। एक और होते थे सेवानंद, विलेज गर्ल्स। वो नाज बिल्डिंग यहाँ पर मशहूर है हमारे इंडस्ट्री वालों की, वहां पर कैफे चाय होता था जहाँ पर लोग नीचे बैठे थे, ऊपर प्रोड्यूसर के ऑफिस। उसमें मैं एक बार गया होगा मिलने के लिए, तो इसको मैंने देखा था पूरे कपड़े की स्टाइल देव साहब की, और स्टाइल चल के आना, वो करना, एक कॉफी मंगाना, कॉफी बना के बैठना। उसको देखा कौन है, उसका साहब सेवानंद है। क्या हुआ उसका, वो कुछ चला था आगे? जी सर, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसके यहाँ पे भी स्ट्रगल करता था। नहीं तो उसके तुमसे पहले से स्टैब्लिश थे। वो बहुत, मैं उस वक्त तो छोटा था, बच्चा था। कितना पॉपुलर वो पॉपुलर हो गया था क्योंकि फायर राइफल एक पिक्चर, नहीं फायर राइफल नहीं सर, नसबंदी। अच्छा, नसबंदी फिल्म आई थी, और वो रहते थे अपना प्रकाश गेस्ट हाउस है जोगेश्वरी में, अभी भी वो है, वो गेस्ट हाउस अभी भी है। तो मैं उनसे मिलने जाता, तो मैं कहता था कहीं मेरा भी कहीं रिकमेंड कर दीजिएगा। शक्ल सूरत नहीं थी, मतलब मुझे तब बॉडी भी थोड़ी सी हाँ, लॉपसाइडेड थी ना। हाँ, कोई इतने मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतने ताकतवर टाइप के नहीं थे, पर वो देव साहब से शूट करते, कोई देव साहब की स्टाइल में पतले से छोटे से, हाइट भी कम नहीं, हाइट थी अच्छी, हाइट थी तेरे से ज्यादा, ही वाज वेरी हैंडसम सर, हैंडसम, अच्छा बहुत हैंडसम। एक ही ड्रेस था उनके पास, ब्लू पैंट ब्लू शर्ट, लेकिन जब निकलते, हाँ जब निकलते बॉस, तो पूरी दुनिया उनको देखती। रियली? ये मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ उनको नाज रेस्टोरेंट में बैठे देखा, एक बार देखा। वेरी हैंडसम। अभी वो रहते हैं मीरा रोड में। अभी हैं? अरे क्या सेवानंद, नाम उन्होंने सेवानंद रखा? हाँ, इनका एक्चुअली नाम प्रकाश है। प्रकाश का उन्होंने सेवानंद रखा। तो वो भी तुम्हारी तरफ स्टेज में शो कर? नहीं। अच्छा, उन्होंने स्टेज में फिल्मों में एज ए देवानंद और एज ए देवानंद किया। उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की, कुछ मुकाबला, एक नसबंदी और कुछ 4-5 फिल्में की, उससे ज्यादा नहीं की। अच्छी बात है। मैं तो समझता था कि शायद नहीं रहे होंगे, इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। अगर रहे हो, मिलते हो अभी भी?
बहुत टाइम वहाँ नहीं मिला। कभी मिले तो मेरी तरफ 5 साल हुआ। मेरी तरफ से हेलो कहते ना, कहना जी, जी। मुकेश जी ने आपको देखा था नाज रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए, ठीक तो है। इतना सब उनको कहते ना, बिकॉज मुझे अच्छा लगा वो। मैंने कहा कमाल का एक होता है रिजेम्बलेंस भी, पर रिजेम्बलेंस था तुम्हारे से ज्यादा था। मुझसे ज्यादा थे, मुझसे ज्यादा। अभी भी आप देखोगे तो दूर से भी देखोगे तो लगेगा कि देव सवार है। Really? मुझसे ज्यादा वो देवाने लग रहे हैं, मुझे 70 साल की उम्र, मुझसे ज्यादा हो गया। आई थिंक 74। चलते बढ़ते हैं। हाँ एकदम। अभी भी वही रुमाल बंधा हुआ, जैकेट और चलना वरना आज भी वही तो है। तुम भी तो वही करते हो, तुम भी साले आते हो, मैं देखता हूँ तुम भी अपने हाय 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 करते हो, ये घुस जाता है और ये हाँ, बहुत। वो आ जाता है। पर किशोर बताओ कि तुम लोगों की जो जिंदगी है, क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से, शायद तुम्हारे थ्रू ही मैंने जाके अपना ऋतिक रोशन के, अमिताभ के, नाना पाटेकर का, फिर सनी सनी देओल, अनिल कपूर, इन सब के डुप्लीकेटों को मैंने तुम्हारे से फोन करा के बुलाया बेटा कि हमने किया होगा। जी मैंने बोला। तो हाँ, तो क्या तुम लोगों की सोर्स ऑफ इनकम क्या रहती है? सिर्फ यही है? हाँ, मैं तो शोज भी करता हूँ। अच्छा, सब लोग शो, सब लोगों की बात कर रहा हूँ, बट वो लोग ओनली लुक लाइक रहे। ज्यादातर 80% जो लोग हैं ओनली लुक लाइक रहे। तो क्या करते हो? वो बस ये स्टेज शो करते स्टेज शो बहुत हैं। मिलते और हैं। उनको अगर आपको रोल देना हो तो आप उनको सनी देओल का ही दे सकते हो, जैसे हमने आप दिया, उनको नाना पाटेकर का ही दे जैसे सकते हो। मराठी फिल्म में हमने जी। दिया वैसे। आप उनको हटके नहीं दे सकते। आप मुझे शराबी का रोल दे सकते हो, मुझे मारवाड़ी का रोल दे सकते हो, मुझे क्योंकि बिकॉज बेसिकली आई एम एक्टर। मैं थिएटर भी कर रहा हूँ। तो मुझसे बाहर निकल के एक्टिंग करते हो, मैं एक्टर वो भी हूँ। कर रहा हूँ, वो एक्टर हूँ। मैंने देव साहब को उस वक्त इसलिए फॉलो किया, मुझे लगा ये करूंगा तो मुझे फटाक से काम मिल काम जाएगा। मिल जाए, recognition हुआ मिल जाए। उल्टा, उसी वजह से मुझे काम जल्दी नहीं मिला। सर तुमको एज एन एक्टर मिलना मुश्किल। यस, और आपकी पहली फिल्म, आपके साथ में मैंने पहली फिल्म की थी सर, याद था। मैं आने वाला था उसी को। एक फिल्म की थी किशोर ने मेरे साथ, उस वक्त मैं हीरो था। ये अभी मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि उस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी एक फिल्म थी याददाश्त, कितना याद है तुमको बताओ? मुझे भी याद है। उसके प्रोड्यूसर आनंद दसानी जी प्रोड्यूसर दिखते ही नहीं थे, वो कपड़े के व्यापारी दिखते थे, ऐसे आते थे। डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर थे। वो फिल्म बनी पूरी, रिलीज नहीं हो पाई। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, तुमको याद है वो फिल्म? जी जी बिल्कुल, रामेश्वरी जी, रामेश्वरी हीरोइन थी। और काफी शूटिंग हुई थी। और मैं हमेशा वहां पे आता था कि मुझे कुछ काम मिल जाएगा। मैं बैग लेके आता था कपड़ों के, शायद हर वक्त कुछ नया चेंज कर रहा हूँ। वो सब इतना पता तो नहीं था। वो सब देव बन गए थे तुम? देव साहब बन। ओके। तो एक जगह पे मुझे खाली बैठने का मौका मिला था, जगदीप साहब का कोई सीन था उसमें। तो हर वक्त मुझे बोलता, अरे बैगड़ी लेके किधर घूमता है यार, ऐसा नहीं। वो अपने आनंद दसानी साहब, ऐसा बैगड़ी लेके घूमने का नहीं, ऐसा 1-1.5 से लेके आने का थैली के अंदर, तो बहुत हो गया। तो ऐसे ही बोलते थे पूरे, मुंह के ऊपर थोड़े से चेचक के दांत थे आनंद दसानी। और पूरा टोटल बिजनेस है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर दिखते नहीं थे, प्रोड्यूसर दिखते भी नहीं थे। और मैं उनके बारे में अगेन मेरी यहाँ तक जो बात आती है मैं निकाल देता हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं बोलता कभी भी किसी के बारे में, पर मैं जो रियल फैक्ट होता है वो कभी रुकता नहीं बोलूँ। इसके लिए शायद किसी को बुरा लग जाए, मैं वो नहीं सोचता। और किसी को बताना हो, सच बताने में क्या शर्म। तो मुझे याद है कि वो फिल्म पूरी बन गई। उदित नारायण ने उसमें गाने गाए थे 5। स्ट्रगल, यस। मेरे को आवाज दी थी उस वक्त, नए आए थे। मुझे आनंद दसानी मिला, मैंने कहा अच्छी आवाज है इसकी, और उन्होंने गाया। बोला मुकेश जी आपके लिए मैं गाना गाना चाहता हूँ, ये करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मुझे याद है कि ये फिल्म अच्छी बनी। उदित नारायण साहब ने गाने दिए, उसमें अच्छे हुए। रामेश्वरी मेरी क्लासमेट थी उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट से, और फिल्म बन गई। मुझे आज तक अभी भी याद नहीं उसकी कहानी क्या है, मैं भूल गया पूरा, पर गाने वाने गाए थे मैंने। मुझे वो फिल्म रिलीज करने का, तो उसकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मुझे किसी ने आके बताया, थोड़ी चुभती हुई बात थी। बोला आनंद जी कह रहे थे कि देखो मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैंने मुकेश खन्ना को साइन किया। क्योंकि उस वक्त मैं मार्केट में, मेरा नाम हो गया था कि एक लड़का आया है नया, जिसमें नरेंद्र बेदी ने साइन किया था मुझे एज खूनी गॉडफादर, और लाइन लगी थी फिल्म की 15 फिल्म में। तो बोलता मैंने मुकेश खन्ना को साइन किया जब वो हिट थे। अब रामेश्वरी को भी मैंने साइन किया, उसकी पहले राजश्री की फिल्म आई थी सुनैना या नहीं सर, दुल्हन वही पियामन भाई। मतलब मैंने उनको भी किया। अब मेरी किस्मत देखो, मुकेश जी फ्लॉप हो गए, क्योंकि मेरी 4 फिल्में नहीं चली, बीच में फ्लॉप पीरियड आया। रामेश्वरी की फिल्म भी बाद में नहीं चली। बोलते मेरी तो फिल्म ही कोई नहीं ले रहा है, मेरी फिल्म नहीं बिक रही है। तो मैंने कहा ये गलत बात है, मेरी वजह से, उसकी वजह से नहीं है। तो किशोर क्या है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर चढ़ते सूरज से काम किया जाता है।
कोई आपका माई बाप कोई माँ बाप नहीं है। नहीं। आप अगर चल रहे हैं तो आपको फिल्में मिलेगी, आपकी फिल्में नहीं चली तो आपके ऊपर पूरा इल्जाम आ जाता है। जबकि मैं बोलता हूँ कि मेरी फिल्में, हर फिल्म आप मेरी देखो, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसीलिए ये बात आज तक रिलीज नहीं कर पाए, वो याददाश्त फिल्म नहीं आई आपकी। एक बार आदमी जैसे जीती जागती मिसाल सबसे बड़ी अगर बताऊं, राजेश खन्ना, जिन्होंने टॉप का पीरियड देखा, उससे टॉप पे आज तक किसी ने देखा, उससे बड़ा सुपरस्टार नहीं है, नहीं है, और उन्होंने बॉटम का पीरियड। मैंने उनको एक बार मैंने देखा था, दूर खड़े थे चांदी वाली स्टूडियो में, और मैं वही दर्दे थे जिसमें मैं गली का दादा बना था और वो कोठे की तवाइफ बनी थी हीरोइन, और शशिकला जी वहां की एक बाई थी। तो वो हफ्ता मांगने जाता है, वो जो होते हैं जो हर फिल्म में। और मुझे कहा था अमिताभ बच्चन के पूरे उन्होंने सीन उठा लिए थे, मैंने शायद इतना किया था। तो मुझे याद है कि एक सीन में वो शराब पी के आता है और एक लैंप के ऊपर चढ़ जाता है, स्ट्रीट लैंप पे, और स्ट्रीट लैंप एकदम अपोजिट है उस खिड़की पे, और वहां चढ़ के पिया हुआ है, बाहर निकल मौसी, अपने आप को मौसी बोलती है। तो अब इमेजिन करो, मैं ऊपर हूं और 2 घंटे तक मैं उतर नहीं पाया क्योंकि शॉट नीचे तो फिर चढ़ना पड़े। लोग क्राउड भी शूटिंग देख रहे थे, दूर से मुझे लगा कि काका जी थे, निकले वहां से, उधर से आए और वहां खड़े हो गए, मेरे को देखते रहे, मैं शॉट दे रहा हूँ। अब मैं भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं चढ़ा हुआ ऊपर और वहां से देख रहे हैं। 5 से 15 मिनट तक खड़े रहे, शॉट देके चले। और फिर मुझे, हम कभी नहीं, हम मिले तो राजेश खन्ना नरेंद्र बेदी के सेट पर, जो मेरी पहली फिल्म खूनी की थी, और नरेंद्र बेदी जी और काका जी का बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब उनके खासम खास थे। उन्होंने गाड़ी भी दी थी नरेंद्र बेदी जी, और नरेंद्र बेदी जी ने बनाते थे अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम, खोटे सिक्के, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मेरे साथ पुनी। तो उस वक्त मैं उनकी एक महाचोर फिल्म की जो शायद खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे ये बेदी, तो वो वहां गया था। तो मैंने देखा राजेश खन्ना जी को, तो मैंने देखा कि एक, मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर वो होते तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते, क्योंकि उनकी नजर क्या था, वो बात तेरे से करेंगे और ऐसे देखेंगे, कोई नया आदमी आएगा तो उसको नीचे से ऊपर तक देखते थे। तो मेरे को उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, मैं थोड़ा सा ये हो गया, फिर मैंने कुछ ज्यादा हेलो भी कुछ नहीं बोला, मिलाया भी नहीं किसी ने मेरे को, और फिर मैंने उनके गाने की शूटिंग देखी। सो किशोर शक्तिमान, मैंने अभी हर आर्टिस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें तुम एक अहम कलाकार थे, जिसमें तुमने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया चोर का रोल, और अपनी इमेज को भी तुमने चेंज किया। वो आपने करवाया। नहीं हुआ। मैं आपका एक बात से और मैं शुक्रगुजार हूँ, आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो, सबसे पहला फोन आपका मुझे आता है। ये बात सही। आपने जब मराठी फिल्म शुरू की, करेक्ट, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा सर। हम लोग बाहर बैठे थे और आपने मराठी फिल्म के लिए सबसे पहले मुझे बुलाया, और अपने जूनियर भाई भी थे, और आपने मुझे डेटें बताई। मैंने कहा सर इसमें बीच में नवरात्रि आ रही है। बोले क्या हुआ तुम्हारे? मैंने कहा नवरात्रि में मैं 9 के 9 दिन बिजी रहता हूँ, ये हमारे कमाने का दिन है। आपने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, डेट चेंज करेंगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा सर वो दिन। आपने डेट चेंज करवाई थी, 1 महीना आपने पोस्टपोन करवाया। किशोर, अच्छे आदमी के लिए मैं हमेशा अच्छी बात है, जिंदगी में कभी नहीं। तुम्हारे अंदर मैंने अच्छाई देखी थी, और मैं हमेशा हर आदमी को कहता हूँ कि अच्छाइयाँ बांटो, अच्छाइयाँ बांटने से बढ़ती है और बढ़ती है। सबसे पहले बिहेवियर आता है आपका, मैं ये एक्टर बाद में आता है। एक्टर बाद में, एग्जैक्टली। आप इंसान पहले है, एक्टर बाद। ये बात तुम भी मानते, मैं भी मानता। सो ये है हमारे जूनियर देवानंद। आपने जूनियर महमूद को भी, आपको मैंने मिलाया, वो भी एक फिनोमिना बन गए थे, एक बहुत बड़े एक्टर की, जो उन्होंने कॉपी करके उन्होंने उनका एक व्यक्तित्व अपने अंदर डाल दिया था। वही नाम चेंज होकर उनका जिंदगी भर जूनियर महमूद रहा। इनका नाम भी किशोर भानुशाली है, लेकिन इनका नाम भी बदलकर जूनियर देवानंद रख दिया गया। और लेकिन इन्होंने अपनी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी खेली, बहुत ईमानदारी से खेली। जिस प्रोड्यूसर ने बुलाया उसकी इज्जत की, चाहे वो हमारे आनंद दसानी जी साहब हो, चाहे मुकेश खन्ना हो, चाहे इनके जो जितने भी बीच में इन्होंने जो फिल्में की। और फिर किस तरह से देवानंद साहब को मैं भी जानना चाहता था कि क्या तुम्हारे फेस की रिजेम्बलेंस ने तुमको उकसाया कि चलो ये तो मेरे से दिखता है, मेरे जैसा दिखता है। पर इन्होंने जो बताया कि नहीं, किसी और ने बताया कि एक एक्टर है, इनको ये भी नहीं पता था कि देव साहब कौन थे। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और फिर कैसे इन्होंने उनके मैनरिज्म्स पकड़े,
काबिल तारीफ। बट आई लव यू सर, मैं आपको सही में बहुत मैं मानता हूँ एंड मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। बस ऐसी ऐसे दुआएं देते रहो, ऐसे शक्तिमान को फिर से हम बनाते रहें। जी जी। शक्तिमान नहीं तो और भी बहुत सी चीजें बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं अगले इसी अपने शो में किसी और शख्सियत को आपके सामने पेश करूंगा और चलता रहेगा हमारा ये द मुकेश खन्ना शो। एंजॉय करते रहिए। शक्तिमान। थैंक यू सर।